आइए क्लास, आज का जो टॉपिक है आपके चैप्टर इंडियन इकोनॉमी 1950-1990 के अंदर एक टॉपिक दिखेगा आपको, एग्रीकल्चर सेक्टर 1952-1990। मैं वही टॉपिक आज शुरू कर रहा हूं जिसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। और टॉपिक है हमारा क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर 1952-1990। आप लोगों को यह बता दूं पहले, एग्रीकल्चर सेक्टर में आता क्या है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हर वो काम आता है जो कल्टीवेशन से रिलेटेड होता है और पशुपालन से रिलेटेड होता है। कल्टीवेशन मतलब खेती बाड़ी से, और पशुपालन मतलब जितने भी आपके गाय भैंस है ना, बकरी जब ये पालते हैं, ये सब भी किसमें आता है, एग्रीकल्चर में ही आता है। ठीक है, तो बच्चे एग्रीकल्चर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपके सामने, टॉपिक क्या लिखा है, टमाटर का शांत। क्या टॉपिक बच्चे, इंपॉर्टेंस ऑफ, क्या मतलब है इस टॉपिक का, एग्रीकल्चर का महत्व क्या है हमारे देश में। कार्तिक, एग्रीकल्चर का महत्व क्या है हमारे देश में, तो वो पढ़ना है। देखो सुनो, अगर आप किसी टॉपिक के बारे में जब पढ़ते हो ना, तो पहले आप ये जान लो कि आप वो पढ़ क्यों रहे हो। तो एग्रीकल्चर के बारे में अगर पूरी जानकारी लेनी है तो आपको पहले ये पढ़ना पड़ेगा कि आखिर एग्रीकल्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पहला टॉपिक है, इसका पहला पॉइंट है कि एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है हमारे देश के जीडीपी में। जीडीपी में सारे सेक्टर आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और प्राइमरी में आता है एग्रीकल्चर। तो जब देश की जीडीपी निकालते हैं तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन की वैल्यू उसमें इंक्लूड होती है। और कितना परसेंटेज है, अब इसमें एक चीज बताओ बच्चों, तुम्हें ध्यान रखना, एग्रीकल्चर काफी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है देश की जीडीपी में, काफी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन पहले कितना था, अब कितना है, पहले 51 कब था ये, मतलब उसी एक साल में। लेकिन 2011-12 में कितना हो गया। अब क्या आपको ये लग रहा है कि प्रोडक्शन कम हुई है, नहीं। उस टाइम पे 50 में ना, जब देश की जीडीपी कैलकुलेट करते थे तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता था, एग्रीकल्चर का, क्योंकि और कुछ चीजें हमारे देश में ना सेकेंडरी था ना सर्विस सेक्टर था, टर्सरी। तो पूरी देश की जीडीपी किसने संभाल रखी थी, लेकिन आज पूरे देश की जीडीपी में सेकेंडरी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है और टर्सरी भी, इसलिए इसका परसेंटेज उसके कंपेयर में क्या हो गया है, कम। लेकिन सुनो ध्यान से, उस टाइम पे प्रोडक्शन जितनी होती थी ना, उसे उस टाइम के लोग भी कंजप्शन नहीं कर पाते थे, इतनी कम प्रोडक्शन होती थी। और आज 140 करोड़ लोग कंज्यूम भी करते हैं और बाहर बिकता भी है। अब बताओ, प्रोडक्शन कम हो रही है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, फिर भी इसका परसेंटेज इसलिए कम है दूसरों के, जब कंपेयर किया गया किससे, सेकेंडरी और टर्सरी से, तो इसका परसेंटेज उसके सामने कम हो गया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन इसकी वैल्यू आज उसके 51 से ये जो 11 है, 11 कितना है, 14, वो पहले से ज्यादा है। तो बच्चे इसे लिखा हुआ है, द डिक्लाइन ऑफ परसेंटेज डज नॉट इंडिकेट, परसेंटेज कम होने की वजह से ये मत समझ लेना कि इंपॉर्टेंस कम हो गई है। इसका मतलब ये है कि दूसरे सेक्टर की प्रोडक्शन ज्यादा हो गई और उसके कंपेयर में से कम दिख रही है। समझ में आया बच्चे। दूसरा क्या है, सप्लाई ऑफ, बहुत सारे खाने पीने चीज सप्लाई करता है। आप जितनी भी चीज सुबह से शाम तक कंज्यूम कर रहे हैं वो सब एग्रीकल्चर से आता है। और कई बार तो जो चारा होता है एनिमल्स के लिए, वो भी कहां से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है। तो बच्चे यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है 11-12 के हिसाब से, सुनिए, 121 करोड़ लोगों को खाना पहुंच रहा है और 51 करोड़ एनिमल्स को चारा पहुंच रहा है। और कौन सप्लाई कर रहा है सब चीजें, एग्रीकल्चर। तो बच्चे इंपॉर्टेंस तो है ना। तीसरा इंपॉर्टेंस क्या है, एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रोजगार दे रहा है, हाँ है ना, एक अच्छा सोर्स है कमाने का। हाँ, पर नहीं, अब ऐसा भी हो चुका है कि लोग जान चुके हैं कि जो खेती बाड़ी है ना, अगर मान लो मेन काम मेरा गेहूं उगाने का है और 5-6 महीने काम है, तो वो जान चुका है कि बाकी समय में मुझे इसी
इसी मिट्टी पे क्या उगाना चाहिए। हर चीज नहीं उगती, हर मिट्टी पे हर चीज नहीं उगती। सुन तो ले भाई पूरी बात, हर चीज नहीं सूख सकती। यहाँ पे मैं बता रहा हूं, साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन कहते हैं इसको, साइंटिफिक क्रॉप रोटेशन। किसान उस मिट्टी की जांच करवाता है कि मुझे बताओ कि इस मिट्टी पे सबसे बेहतर क्या हो सकता है, गेहूं के अलावा या चावल के अलावा। अगर चावल उगा रहा है तो बाकी समय पे क्या हो सकता है जिससे वो पूरे साल एम्प्लॉयमेंट में रहे और कमा सके। सीजन से तो कमाएगा ही कमाएगा। मान लो मेरा काम सिर्फ चावल उगाने का ही है तो मैं 5-6 महीने चावल उगाऊंगा, उसका खाली बैठूंगा। जैसे हमारे गांव में भी ऐसे होता है, हमारे जो खेत पड़े हैं वो दे रखे हैं हमने, वो 5-6 महीने काम चलता है, उसमें बिजनेस होता है, प्रोडक्शन होती है, वो बेच देता है, किराया जाता है, हमें नहीं आता, चाचा को जाता है। मेरे पापा थोड़े वैसे है ना, दयालु टाइप, ठीक है। चाचा गांव में है, तू पूरा परिवार संभाल रहा है, चल हमारे किराए भी तू रख ले। कुछ नहीं आता, गेहूं भी बेच दे सब। वो दुराया कहाँ इतना। अच्छा, मेरे पापा से बहुत कुछ सीखता हूँ, भाइयों के लिए कितना कुछ करना चाहिए। नहीं मैं करूंगा, कितनी करूंगा। अच्छी चीज ले लेनी चाहिए। हेलो बच्चे, अब यहां देखो आप, अच्छा कुछ याद है प्री कॉलोनियल पीरियड में, प्री कॉलोनियल पीरियड में कितने % लोग काम करते थे, याद है कुछ? प्री कॉलोनियल पीरियड मतलब जब हमारे यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट आई भी नहीं थी, उस टाइम पे कितने % लोग, 85 लोग करते थे। और इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर के टॉपिक में 78%। कितने? और समथिंग अराउंड उसी टाइम पे ना 1-2 साल में 72 भी हो गया था। टोटल वर्किंग पॉपुलेशन का 72% लोग काम कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के टाइम पे। और आज कितना कर रहे हैं? 18-19 के हिसाब से 44। अब ये बताओ क्या 44 कम है पहले से? परसेंटेज कम है पर लोग कैसे? उस टाइम पे पॉपुलेशन कितनी थी उसका 51%, सॉरी उसका 72%, आज के 44% से कम ही होंगे आज के पॉपुलेशन के हिसाब से। उस टाइम पे मान लो 20-30 करोड़ लोग थे, अब 30 करोड़ का 70% भी निकालो, चलो 70% मान लेते हैं। 30 करोड़ का 70% कितना होगा? 21 करोड़। अब 21 करोड़ लोग काम कर रहे हैं उस टाइम पे, आज कितने हैं? 150 करोड़ का कितना होगा? 40, चलो 40% मान लो। 150 करोड़ का 40% कितना होता है? 60 करोड़ होते हैं। अब उस टाइम पे 21 करोड़ लोग काम कर रहे हैं और आज के टाइम पे 60 करोड़। परसेंटेज कम है पर पॉपुलेशन ज्यादा काम कर रही है एग्रीकल्चर में, हाँ या ना? ठीक है, समझ में आ गया? तो परसेंटेज कम हो गया है लेकिन आज भी लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। चलिए बच्चे, और क्या है इससे देखिए समझ में आया कि बहुत सारी फैक्ट्रियां होती हैं जिनको रॉ मटेरियल सप्लाई कौन करता है? एग्रीकल्चर। जैसे कॉफी बीन सप्लाई होती है, एग्रीकल्चर जाता है फैक्ट्री में। कपड़े का कोई मिल है तो वहां पे कॉटन जाता है एग्रीकल्चर से, हाँ है ना? चाय का कोई फैक्ट्री है, वहां से चाय पत्ती जाती है एग्रीकल्चर से। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एग्रीकल्चर से जाती हैं और वो एज अ रॉ मटेरियल है किसके लिए? फैक्ट्रियों के लिए। तो अगर एग्रीकल्चर नहीं होते तो ये फैक्ट्रियां भी होती क्या? तो इंपॉर्टेंस तो है ना, इंपॉर्टेंस पढ़ रहे ना अभी हम। तो यही लिखा है बच्चे, जैसे ऑयल इंडस्ट्री के लिए सीड्स, कपड़ा इंडस्ट्री के लिए कॉटन, जूट, और शुगर मिल के लिए शुगर केन। ये सब एक रॉ मटेरियल है किसके लिए? फैक्ट्रियों के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। भाई तीसरा क्या है उसके बाद है मार्केट फॉर, मतलब मान लो तुम्हारी फैक्ट्रियां हैं और तुम ऐसी चीजें बना रहे हो जो कौन खरीदता है? किसान। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम में से किसी ने केमिकल फर्टिलाइजर बनाया, उसे कौन खरीदने आया तुम्हारे पास? किसान। तुम में से किसी ने छोटे मोटे इक्विपमेंट बनाए जो खेती बाड़ी में यूज होते हैं, उसे कौन खरीदने आया तुमसे? किसान। ट्रैक्टर बना रहे हो, उसमें 10 बना रहे हो, 10 में से 6 ट्रैक्टर कौन खरीद रहा है? किसान। तो किसान, अगर किसान मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर एक मार्केट है किसके लिए? तुम किसान थे, तुम कौन हो? इंडस्ट्री हो ना, फैक्ट्रीज हो। फैक्ट्री का मार्केट कहाँ है? तुम लोग का मार्केट कहाँ है? एग्रीकल्चर। तो मतलब कुछ फैक्ट्रीज होती हैं जिनका रॉ मटेरियल का फुलफिलमेंट कौन कर रहा है? एग्रीकल्चर। और कुछ ऐसी फैक्ट्रियां होती हैं जिनके प्रोडक्ट कहाँ बिक रहे हैं? हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? तुम में से कुछ ऐसी फैक्ट्रियां जिनके रॉ मटेरियल कहां से आ रहे हैं? एग्रीकल्चर से। लेकिन तुम में से कुछ ऐसी फैक्ट्रियां जिनके प्रोडक्ट भी कहां बिक रहे हैं? तो बहुत सारी इंडस्ट्री फैक्ट्रीज किसके भरोसे चल रही हैं? एग्रीकल्चर से। समझ में आया? तो एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस तो है। तो फिर आता है लास्ट, एक्सपोर्ट कर रही हैं। हमारे देश के जितने भी एक्सपोर्ट बाहर सामान बिक रहा है उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी बाहर जाता है और बाहर से
फैक्टर इनकम फॉर्म पर कमाते हो और आपके देश की नेशनल इनकम बढ़ती है। उसके बाद बच्चे क्या है, सपोर्ट प्लस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। भाई मान लो आपका काम है ट्रांसपोर्ट का, अगर 10 ट्रक है आपके पास, उसमें 8 ट्रक किसान किराए पे ले लेते हैं सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजने के लिए, तो आपकी इनकम किसानों से तो हो रही है मेनली। तो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट कौन कर रहा है, एग्रीकल्चर कर रहा है। ठीक है बच्चे, उसके बाद अब आते हैं टॉपिक, क्या टॉपिक है बच्चे, प्रॉब्लम विद इंडियन एग्रीकल्चर। सुनिए ध्यान से बच्चे, इंडियन एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम्स हैं, टॉपिक समझ में आया? अभी हमने क्या टॉपिक पढ़ा था ना, इंपॉर्टेंस पढ़ा था कि हमें क्यों जरूरत है एग्रीकल्चर की, फायदे नहीं पढ़ा था हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है हमारे एग्रीकल्चर। अब हम पढ़ेंगे 1950 में जब हमने स्टार्ट किया था, जब पहली गवर्नमेंट ने मेनली फोकस किस पे किया था, एग्रीकल्चर पे, तो गवर्नमेंट को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो उसी तरह ठीक होगा ना सब कुछ। तो प्रॉब्लम क्या थी 1950 के आसपास, उस टाइम पे प्रॉब्लम थी बच्चे, पहली प्रॉब्लम लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, मतलब पानी की फैसिलिटीज नहीं थी। किस चीज के लिए, खेती बाड़ी के लिए, ना कि सुनो, हाँ गुड, ऐसे ही अच्छे से अच्छे बने रहो, ठीक है, नहीं तो पीछे वाले कुछ और सोच रहे हैं, कहते मैंने बोला पानी कमी है, तो कुछ और सोच रहा है कि यार आप पानी अब क्या होगा इसका। पानी कमी किसके लिए, खेती बाड़ी के, बच्चों खेती बाड़ी के लिए। उस टाइम पे बच्चों ट्यूबवेल नहीं होते थे, उस टाइम पे सिर्फ नदियां ही होती थी, नहर भी नहीं थे। नदियों नहर में फर्क पड़ता है, नदियां आर्टिफिशियल नहीं होती, नेचुरल होती हैं, नहर आर्टिफिशियल होते हैं, जिसे बनाए गए हैं खोद खोद के, ताकि पानी दूर दूर तक पहुंचाया जा सके खेत पे आसपास में। और ट्यूबवेल्स बच्चे, तो उस टाइम पे पानी की फैसिलिटीज बहुत ज्यादा कम थी, तो लोग किस पे डिपेंड हुआ करते थे, मॉनसून पे डिपेंड थे। तो ये कमी है, बहुत बड़ी कमी है। हेलो, दूसरा स्मॉल एंड स्टार्टिंग होल्डिंग, जमीनें लोगों के पास थी पर काफी छोटे छोटे टुकड़े थे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ नहीं पा रही थी। तीसरी प्रॉब्लम है बच्चे, इसका मतलब होता है जिस रिसोर्सेज से जितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। बच्चे यार गधे हैं, इतने गंदे बच्चे हैं। ओके, लीव इट, आइए अपने टॉपिक पे। तीसरी प्रॉब्लम क्या है हमारी, बस 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 बस, तीसरी प्रॉब्लम क्या है बच्चे, इसका मतलब ये होता है, एक्चुअल में ऐसा होता है, सुनो, अगर एक खेत है और उसमें आपको पता है कि यार 3 बंदे या 2 बंदे भी काफी हैं इस पूरे खेत पे प्रोडक्शन करने के लिए, लेकिन तब भी आपको पूरी फैमिली उसमें लग जाती है, तो क्या एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगी उससे? तो आप जो एक्स्ट्रा लोग लगा रहे हो वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कमाई इससे नहीं होने वाली है, कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्शन भी नहीं होगी। तो ऐसे को काम करते हैं, लेकिन उसे भी क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। और क्या नाम है उसका होगा, क्योंकि अगर वो एक्स्ट्रा लोग कहीं और वर्क करते बाहर जाके तो शायद एक्स्ट्रा पैसे घर पे आते हैं, लेकिन उसी खेत पे काम करने पर कोई एक्स्ट्रा कमाई नहीं हो पाएगी। ये तो ना कि हाँ 3 लोग जो काम कर रहे हैं उस पे 10 लोग लगा दिए तो ज्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी उस खेत पे, ऐसा नहीं होता। तो ऐसे में काम कर रहे हैं, लेकिन उसी में क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। और क्या नाम होगा अनएम्प्लॉयमेंट का, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एक होता है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, ये भी प्रॉब्लम थी उस टाइम पे, किसान गवर्नमेंट फेस कर चुकी थी कि लोग क्या यूज कर रहे हैं, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से काफी प्रोडक्शन कम है। ठीक है, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डेफिसिट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। क्या होता है, बैंक या कोई ऐसी कंपनी जो लोन प्रोवाइड कर रही है। अब उस टाइम पे शहरों में भी काफी कम हुआ करते, गांव के तो दूर की बात है। तो गांव में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की काफी कमी थी, तो जो किसान हुआ करते थे वो लैंडलॉर्ड जमींदार से लोन लेते थे अपने बिजनेस करने के लिए, है ना, और वो लेता था सबसे ज्यादा इंटरेस्ट। और इसलिए हमने पॉइंट पढ़ा था कि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इतना बर्बाद क्यों है, तो उसका एक पॉइंट था लैक ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज कैसे बचेगा जब वो सारा पैसा किसको दे रहा है,
इतना इंटरेस्ट दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो पैसा बचेगा नहीं, तो प्रोडक्शन का भी कमी होगी। तो अब ये जो कंपनी होती है वो उनसे कम ही इंटरेस्ट पे देती है पैसा। तो बात यही है कि डेफिशिएट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मतलब काफी कम हुआ करते थे क्या, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती थी अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में, और इसलिए हमारे देश के प्रोडक्शन में इतनी कमी आती थी। समझ में आया? इसके बाद एक और रीजन है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड्स। जब गवर्नमेंट स्टार्ट हुई थी 1951 में, तो गवर्नमेंट देखा यार जो किराएदार है और जो मालिक है इनके बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट रहता है, मतलब ज्यादा रेंट ले लेना, ज्यादा इंटरेस्ट, मतलब कुछ भी। वैसे तो 1951 में आते ही जमींदारी सिस्टम हट गया था, जमींदारी सिस्टम तुरंत हट गया 1951 में गवर्नमेंट आते ही। लेकिन जो किराएदार और मालिक वाला जो खेल है, जो एक्सप्लॉयटेशन है किराएदार का, वो अभी भी चलता हो जा रहा है। तो उस चीज को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, वो बातें पड़ेंगे। पर अभी प्रॉब्लम क्या चल रही है कि दोनों में क्या चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है। ठीक है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा है। और लास्ट है लैक ऑफ, ऐसी कोई ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं थी जहां किसान एक अच्छे दाम पर अपना प्रोडक्ट बेच पाए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं आपके, इस सारे क्या पढ़े आपने भी, प्रॉब्लम्स पढ़े हैं। अब हम सोल्यूशन की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सोल्यूशन का मतलब होगा रिफॉर्म्स। क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। और एग्रीकल्चर रिफॉर्म मतलब एग्रीकल्चर को बेहतर करने के लिए क्या क्या नई नई पॉलिसीज बनी है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।